Hey everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला। दिस इज चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज आ गया है इसका लेक्चर नंबर 7। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस डायग्राम को देखकर लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को ये बहुत इजी लगेगा। ओके, तो ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बट उससे पहले एक एडवाइस है कि अगर आप लोगों ने ओजेनेसिस नहीं पढ़ा है तो पहले आप ओजेनेसिस पढ़िए, तभी जाके आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड है। पहले ओजेनेसिस की प्रोसेस एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए आप पहले उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। पहली बात तो ये जो कैरेक्टर होता है वो होता है फीमेल प्राइमेट्स का। किसका होगा? फीमेल प्राइमेट्स का, लाइक मंकी हैं, ठीक है, एप्स हैं एंड ह्यूमंस हैं। ये कैरेक्टर होता है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल इनका कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो फीमेल प्राइमेट्स है। और एक्चुअल ये होता क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज़ का होता है इन एवरेज। ठीक है, एवरेज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये लेकिन फीमेल टू फीमेल ये वेरी कर सकता है। ठीक है, हर 28 डेज़ में क्या होता है कि जो यहाँ एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, कहाँ? यूटेरस में। आपको पढ़ाया था ना कि यहाँ पर हर मंथ में एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये थिक होते जाती है। एंडोमेट्रियम की लेयर तो होगी ही होगी, बट ये क्या होता है, जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस वहाँ हो रही होती है तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, थिक होते जाती है। ठीक है, तो पूरे मंथ्स में ये मतलब प्रोसेस होगा कि ओवरी में अलग प्रोसेस चलेंगी और यहाँ पर जो यूटेरस है वहाँ पर अलग प्रोसेस चलती हैं, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और मंथ के एंड में मीन्स 28 की बात करें, 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो मंथ के एंड में 28 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है और लिक्विड के फॉर्म में कहाँ आ जाती है, वेजाइनल कैनाल से गेट रिड ऑफ द बॉडी हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये होता कैसे, पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने कहा कि 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे कैटेगराइज करें स्टार्टिंग से 1 से लेके 5 डेज़, ठीक है, इसमें क्या होगा, सपोज़ जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो क्या हो गई है, डीजनरेट हो गई है और लिक्विड के रूप में जो बाहर आ रही है, उस फेज़ को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज़ कहेंगे, जब एंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ओके, उसके बाद देखो 6 से लेके 14 डेज़ तक क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि जैसे ही एंडोमेट्रियम की लेयर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ पर ओवरी में क्या होता है, ओव्यूलेशन की तैयारियां शुरू होने लग जाती है। और एज यू नो ओवरी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी oocyte जब प्रेजेंट रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फॉलिकल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स ओवरी में क्या होगा, फॉलिक्यूलर फेज चलेगा, लेकिन साथ ही साथ जब यहाँ पे ओव्यूलेशन की तैयारी हो रही है, अब देखिए यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लेयर अब थिक नहीं है, कब, 6 से 14 डेज़ तक, क्योंकि वो 1 to 5 डे में वो बाहर आ चुका है। फिर से देखिए जब यहाँ पर 6 to 14 डेज जब यहाँ पर ओव्यूलेशन की तैयारी हो रही होगी तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर थिक होना स्टार्ट कर देगा कि सपोज़ फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए इसने पहले से तैयारी करके रखनी है। ठीक है, अगर ये थिक होगा तभी तो बेबी का इम्प्लांटेशन हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर किसकी तैयारी होने लग जाती है, एंडोमेट्रियम लेयर की थिकेंड, मतलब अपने आप को थिक करने लग जाता है। तो उस फेज़ को हम प्रोलिफेरेटिव फेज़ कहेंगे। कहाँ? यूटेरस में। ये कहाँ होगी फॉलिकुलर फेज़? ओवरी में। और यही चीज़, ठीक है, जो आपकी यूटेरस में होगी उसको हम कहेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज।
इतना समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम की तैयारियां शुरू होती है वहाँ पर थिक होने की। ओके, फिर उसके बाद देखिए ये वेट करता है, जैसे ही यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया 14th डे में। कब होता है ओव्यूलेशन? 14th डे में। अगर यहाँ पर मैं इसको लिखूँ 13 डे ही लिख देती हूँ। 14th डे में क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन जब होता है तो क्या बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। मींस सेकेंडरी फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आता है, इतना आपको याद होगा। और उसको कौन कैच करता है, ये जो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो उसको कैच कर लेता है। और वो फिर कहाँ चला जाता है, जो ये वाला पार्ट है, अगर आपको नेम अगर याद है तो अच्छे से याद होंगे। ये फिम्ब्रिए है, फिम्ब्रिए से इतना पार्ट क्या होता है, इनफंडिबुलम होता है। ये एम्पुला है, ये क्या है, एम्पुला। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ आ जाता है और फिर वो किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है। ठीक है, तो मीन्स जो फिर नेक्स्ट है 15 से 21 डेज, ये किसका वेट होगा, स्पर्म का वेट होगा। ठीक है, स्पर्म की वेटिंग चलेगी। ठीक है, स्पर्म आने की तैयारी होगी कि स्पर्म आएगा और इस एग को फर्टिलाइज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और ये लेके, और साथ ही साथ जब यहाँ पर ये oocyte ना स्पर्म का जब वेट कर रहा होता है तो ये और ज़्यादा थिक होने लग जाती है, और ज़्यादा। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन होकर के सेकेंडरी oocyte तो एम्पुला में आ गया, बट यहाँ पर क्या होगा, ओवरी में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, बनता है ना वहाँ पर। तो जब यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम चले के बनने की प्रोसेस होगी, तब उस फेज़ को देखिए जो 15 to 21 डेज़ है। एक तो स्पर्म की वेटिंग हो रही है, दूसरा जो ओवरी में ये पॉरीफेरा जो ये यूटेरस की है। ठीक है, इसको लिख लेना, यूटेरस की फेज़ है। तो देखिए 15 to 21 डेज़ ओवरी में फिर अलग से साइकिल चलेगा, जिसे हम कहेंगे ल्यूटियल फेज़। ये कॉर्पस ल्यूटियल फेज़ की क्या होती है, वहाँ पर उसकी प्रेपरेशन होती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, ओके। ल्यूटियल फेज चलेगा कहाँ, ओवरी में। एंड सेक्रेटरी फेज चलेगा, सेक्रेटरी फेज चलता है कहाँ, यूटेरस में। इतना सबको समझ में आ रहा ना, यूटेरस में चलेगा। आफ्टर दैट अगर नहीं हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे जो 28 डेज़ आता है उसमें फिर से न्यू साइकिल बिगन हो जाती है, न्यू साइकिल बिगन। ठीक है, देखो यहाँ पर हाई लेवल पे है, यहाँ पर मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख रहे होंगे 15 से 21 डेज़ तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर थिक हो गई है एंडोमेट्रियम की लेयर। पर धीरे धीरे 21 के बाद आप देख पा रहे होंगे डेज़ लिखे हुए हैं, धीरे धीरे उसका लेवल कम होते जा रहा है मिस। और एट लास्ट 28th डे आएगा, उसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल जो फेज़ है फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तब यही साइकिल बार बार चलता रहता है कि मेंस्ट्रुअल फेज़ आएगी। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल फेज़ हो गई तो फिर से ओवरी में फॉलिकुलर फेज़ चलेगा और यहाँ पे प्रोलीफेरेटिव फेज चलेगा। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा तो स्पर्म का वेट होगा। एंड देन यहाँ पर ल्यूटल फेज चलेगी, यहाँ पर सेक्रेटरी फेज चलेगी। एंड अगर इन चांस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो थिक होते जा रही थी फिर से क्या हो जाएगी, ये डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, फिर अगेन ये साइकिल बार बार चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया ना? आ गया, ओके। तो चलिए अब हम इसी चीज़ को, जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग और इसमें हार्मोन का क्या रोल होता है, इसको समझेंगे। ओके, तो चलिए इसको मैं अब मिटा देती हूँ। तो इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल, अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल जैसा मेल में होता है और फीमेल में लगभग जो हार्मोन्स होते हैं वो सेम होते हैं यहाँ पर तक की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हाइपोथैलेमस होता है जो किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, जो ऑलरेडी मास्टर ग्लैंड है और ये उसका भी मास्टर है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। अब यहाँ से जो हार्मोन सेक्रेट होता है, जल्दी बताओ कौन सा होता है?
ठीक है। कौन सा होता है? GnRH होता है, GnRH। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GnRH? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहाँ जाता है? ठीक है, ये तो आपको रट जाना चाहिए कि कहाँ जाता है। ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसमें 2 लोब्स होते हैं, और ये कहाँ जाता है? एंटीरियर लोब में जाता है। ठीक है, एंटीरियर लोब में जाएगा। ये कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब इसमें से 2 टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक होता है LH, एक होता है FSH। इज़ दैट क्लियर? ओके, चलिए, ये तो हो गए हार्मोन। अब होता क्या है देखिए, आपको जब मैंने ओजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ाई थी तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि जो फीटस होता है, फीमेल जब फीटस फॉर्म में होता है तभी से वहाँ पर बहुत सारे ओगोनिया होते हैं, PCG होती है पहले तो, मीन्स प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती हैं, उनसे क्या बनते हैं? ओगोनिया बनते हैं, ओगोनिया से प्राइमरी उसाइट बनता है। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और वो प्रोसेस किसके अंडर कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है? FSH के, मीन्स फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्राइमरी ओसाइट जब बेबी का बर्थ होता है वहीं पर वो प्राइमरी ओसाइट में चेंज हो जाते हैं, और उसकी जो एक फ़ेज़ है वो क्या होती है? अरेस्टेड रहती है। कौन सी फ़ेज़ होती है? जल्दी से बताइए, कौन सी होती है वो? मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन जो स्टेज है वहाँ पर वो गेट अरेस्टेड रहती है। ठीक है, उसके बाद किसका वेट होता है? चाइल्डहुड भी वैसे चला जाता है। जब प्यूबर्टी आती है, अगेन देखिए, जब प्यूबर्टी आएगी, ठीक है, प्यूबर्टी आने तक देखो यहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है। पहले यहाँ देखो, यहाँ पर पहले इस ग्राफ को समझिए, क्योंकि हम ग्राफ को और हार्मोन्स को साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ये नहीं कि पहले मैंने ये पढ़ा दिए फिर ये पढ़ा दिए, कनेक्टेड करते हुए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहली बात मैंने पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है। अब देखो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल क्या थे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मीन्स LH और FSH। LH क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये लेवल है। आप देख रहे होंगे पहले FSH का हार्मोन लेवल बड़ा है और LH का नीचे है, मीन्स पहले FSH आता है और जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बनाई है ना, ये 14th डे है। क्या है? 14th डे। तो 14th डे में आप देख रहे होंगे दोनों का लेवल हाई लेवल पे है, और यहाँ पर देखो एग रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है? घट रहा है। और यहाँ पर ये ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन में क्या क्या हो रहा है? ये ओवेरियन हार्मोन का लेवल्स है। ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज़ होता है उसका लेवल दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यूटेराइन इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं देखो, 1 to 5th डे तक। तो ये मेंस मतलब दिखा है क्या? इसका मतलब क्या? मेंस, जो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 से लेके 5 डेज सपोज़ क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ठीक है, मीन्स ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद फिर से जैसे यहाँ फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा ये फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड 14th डे के में ये बनते रहेगा। लेकिन यहाँ पर ठीक है, ये 15 to 21 डे में ये अपनी हाई लेवल पे होगा, थिक में, क्योंकि यहाँ पर ये वेट हो रहा है स्पर्म का कि स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, बेबी बनेगा, उसकी इम्प्लांटेशन की मुझे तैयारी करके रखनी हुई है, तो ये वेट कर रहा होता है, तो तुम्हें हाई लेवल पे होता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, स्पर्म नहीं आता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर से ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर से ये साइकिल यहाँ से फिर से ये आ जाता है, फिर इधर को चलते रहता है। मतलब ये साइकिल हर मंथ चलते रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, जो FSH हार्मोन है वो कहाँ जाता है? इधर ओवेरियन इवेंट में, यहाँ ओवेरी में जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपको अगर याद होगा तो ये क्या है आपका? ये उगोनिया था, ये वाला प्राइमरी फॉलिकल है और ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है, ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकुलर है। ठीक है, तो याद है ना? ओके, तो देखो ये क्या करता है, जो FSH होता है वो जाता है, जो ये है, ये क्या है? जो सेल्स को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेता है, बताया था मैंने, ग्रैनुलोसा। क्या है? ग्रैनुलोसा। ठीक है, तो ये क्या जाता है, कहाँ जाएगा? ग्रैनुलोसा में, और उससे बोलेगा तुम हार्मोन सेक्रेट करो। कौन सा? ईस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करो। तो ठीक है, ये क्या बनाएगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि FSH पहले तो देखिए जो प्राइमरी oocyte है जब फीटस फॉर्म में है तब भी FSH आएगा, लेकिन जब मतलब ब्लीडिंग हो गई है उसके बाद फिर से FSH ही इस फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स जो ये प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी तो ऑलरेडी है, सेकेंडरी टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकुलर में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके रिस्पॉन्स में होगा, FSH के। लेकिन साथ में ही जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके बाद जब मैंने आपको पढ़ाया था ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जो क्या होती है, डबल लेयर, ये ग्राफिन फॉलिकुलर में आप देख पा रहे होंगे डबल लेयर, यहाँ क्या होती है ये डबल लेयर। ठीक है, इन डबल लेयर का नेम क्या था सबसे आउटर मोस्ट, अगर याद है तो क्या था, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरना की, किसकी बात करेंगे, थीका इंटरना की। ठीक है, तो ये थीका इंटरना में जाता है और वहाँ पर हार्मोन बनाता है एंड्रोजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये एंड्रोजन हार्मोन फिर से कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट। इतना समझ में आ गया। मीन्स देखिए जहाँ पर ग्रैन्युलोसा सबसे ज़्यादा सेल्स होंगी वहीं पे ईस्ट्रोजन की जो बनने की प्रोसेस है या बनने की जो कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लेवल यहाँ से दिखे बढ़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने हाथ से बनाया हुआ है तो ये इस टाइप से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ईस्ट्रोजन बनने का लेवल भी बढ़ रहा है जैसे जैसे ग्रैन्युलोसा की सेल्स बढ़ती हैं ना। पहले एक की लेयर होती है, फिर सेकेंडरी फॉलिक्यूल में 4-5 लेयर होती है, टर्शरी में और ज़्यादा होती है और ग्राफिन फॉलिकल में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे जैसे ग्रैन्युलोसा की सेल्स बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो बनना है वो ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, अब देखिए जो ईस्ट्रोजन हार्मोन जब यहाँ पर बनेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एंड्रोमेट्रियम लेयर को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, ये क्या क्या काम करेगा, एक तो मेंटेन एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, देखो ये एंड्रोमेट्रियम भी तो बढ़ रहा है जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है ना। दूसरा LH, ये LH को बोलेगा कि तुम भी आओ। ठीक है, मतलब तुम्हारा काम आ गया है, उसको पॉजिटिव रिस्पांस देगा, फीडबैक देगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जो LH है ब्लू कलर वाला उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़े, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन LH को भी क्या करता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक देता है कि तुम भी आओ। और जब LH हार्मोन ठीक है अपनी पीक पर होता है, यहाँ पर देखो 14th डे में अपने पीक लेवल पे आ गया है। जब LH हार्मोन पीक पर होता है उसे हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, और जब ये LH सर्ज होगा तो 14th डे में क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। क्या हो जाएगा 14th डे में, ओव्यूलेशन। इतना सबको समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर जब ओव्यूलेशन हो गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओव्यूलेशन हो चुका है। ठीक है, और LH अपने पीक फॉर्म में, FSH भी अपनी पीक फॉर्म में, लेकिन उससे भी ज़्यादा पीक फॉर्म में कौन है, LH है, मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, बर्स्ट हो गई है ग्राफिन फॉलिकल और क्या निकल के आ गया है, ये सेकेंडरी oocyte है ये। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस सेम जो मैंने यहाँ पर बताई क्या होगी, ये फिम्ब्री उसको क्या करेगा, कैच कर लेगा एंड देन वो कहाँ पर आ जाएगा, एम्पुला में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब भी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होगा, यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्पर्म का वेट होगा। और स्पर्म में क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होते हैं जो आगे की प्रोसेस को, क्योंकि जो ये सेकेंडरी oocyte है ये अपनी अरेस्टेड फॉर्म में कहाँ पर, मियोसिस सेकेंड की मेटाफेज सेकेंड में। ठीक है, मियोसिस जो सेकेंड, मियोसिस की प्रोसेस 2 स्टेप में होती है ना, 2 स्टेजेस होती है मियोसिस, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो सेकेंडरी oocyte है जब एम्पुला में आता है तो अरेस्टेड होता है मेटाफेज सेकेंड में, मियोसिस सेकेंडरी। ओके, अब जब तक यहाँ पर स्पर्म नहीं आएगा, उसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स नहीं होगा, तब तक ये आगे की फर्दर प्रोसेस नहीं होंगी। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए, लेकिन पता नहीं है यहाँ की ओव्यूलेशन नहीं सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनने तो अपनी तैयारी करके रखनी है। अगर हो गया तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी कंसीव होगा, तो ये एंड्रोमेट्रियम की लेयर ये सोचती है कि मुझे तो रेडी रहना है। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका ये जब ओव्यूलेशन हो गया, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल वो किस में चेंज हो जाता है, पहले ये रेड कलर में हो जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, बताया था। ठीक है, फिर वो किस में चेंज हो जाती है, येलो कलर में। ठीक है, और उस येलो कलर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्पस, ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम।
ठीक है, तो समझ में आ गया। कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, अब देखो जैसे ही यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बना, क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम जब बना तो इससे हार्मोन सेक्रेट होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को पता थोड़ी ना है कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, इसने तो अपनी प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन सेक्रेट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और इसका काम क्या होगा? अब जो काम यहाँ पर एस्ट्रोजन कर रहा था ना कि मेंटेन एंडोमेट्रियम की लेयर, वो उसको सिग्नल भेजता है कि तुम इसको बनाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर क्योंकि ओव्यूलेशन जब हो गया, अब आप देख रहे होंगे LH का जो डाउन जा रहा है, लेकिन वही काम अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है, वो एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करता है। तो इसका काम क्या होगा? मेंटेन एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंड प्रेगनेंसी को भी। अब समझ में आ गया क्या काम करेगा? उसके बाद और भी हार्मोन ही रिलीज करता है, एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, और इनहिबिन करता है। इनहिबिन वही काम करता है जो मेल्स के केस में हमने देखा था। मीन्स जब आपके ये सब प्रोसेस हो रही होती तो ये किसको कनेक्ट करेगा? FSH को, कि थोड़ा डाउन हो जाओ अब, क्योंकि यहाँ पर मतलब प्रेगनेंसी की तैयारियाँ हो रही हैं, उसके लिए अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसकी तैयारियाँ हो रही हैं तो अपना लेवल थोड़ा कम कर दो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे FSH का लेवल बढ़ता है ना, तो एंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, धीरे धीरे फिर से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये इनहिबिन किसको नेगेटिव रिस्पॉन्स भेजता है, ये बाद में इस FSH को। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ओके, अब देखिए जब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो सेक्रेट हुआ, उसने किसको आपके मेंटेन किया? ये जो आपका एंडोमेट्रियम की लेयर है। अब धीरे धीरे, क्योंकि जब 21 डेज़ हो गए, 25 डेज़ हो गए, स्पर्म आया ही नहीं, तो धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाता है? वाइट कलर में। ठीक है, जिसको हमने क्या नेम दिया था? कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, और उसके बाद जब 28th डे आ जाता है तो ये डीजनरेट हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर भी डीजनरेट हो जाती है। और जब 29th डे आ जाता है, फिर से आपका यहाँ से, मतलब 1 से, 29 के बाद हम 1 बोलेंगे, 1 से फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इतना सबको समझ में आ गया ना कि हार्मोन्स का क्या यहाँ पर रोल होता है, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 से पहले ब्लीडिंग होगी, फिर हम स्टार्ट करें तो अगर 5th या 6th डे से फिर से यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? मतलब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो जाएगा, और यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लेयर भी बननी स्टार्ट हो जाती है। 14th डे में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, वहाँ पर LH अपने पीक पर होता है, जिसे हम LH सर्च बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा? स्पर्म का वेट होता है, स्पर्म अगर आएगा तो ठीक है। अब देखो अगर स्पर्म आता है, उसके बाद अगर सबको फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो तब क्या होगा, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले ये रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद 14th डे में देखो यहाँ पे स्पर्म का वेट होगा, अगर नहीं तो जब वेट होता ये वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करती है, और ये और ज़्यादा थिक होते जाता है। ठीक है, मतलब इम्प्लांटेशन की तैयारी करता है। फिर उसके बाद 21 डे आ जाता है, 25 डे आ जाता है, और स्पर्म नहीं आता है, तो ये क्या करता है फिर से, मतलब यहाँ पर तो ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, जो इसको मेंटेन कर रहा है, वो क्या होता है धीरे धीरे, क्योंकि खुद ही जब डीजनरेट की फॉर्म में जा रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट ही नहीं होगा, वो भी धीरे धीरे उसका लेवल देखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का भी लेवल नीचे आ रहा है, और जो ये है एंडोमेट्रियम की लेयर भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है और लिक्विड के फॉर्म में बाहर आ जाती है। इतना सबको समझ में आ गया ना? अब देखिए अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, होगा क्या देखो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई तो वहाँ पर देखिए क्या बनता है, जाइगोट बनता है, सभी को पता है। अब जाइगोट में जब फर्दर डिवीज़न होते हैं तो क्या बनेगा, मोरूला, ये भी पता है आप लोगों को। उसके बाद क्या बनता है, ब्लास्टुला। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो ये ब्लास्टुला होता है उसमें से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं
HCG, और इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ओके। और ये जो HCG हार्मोन है ये जाता है ओवरी में। ठीक है, और देखो क्योंकि ओवरी में जब प्रेगनेंसी हो गई, मीन्स ये वाले फेज़ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम है बना हुआ है। ठीक है, जिससे कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। तो और इस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, LH मेंटेन करता है। मीन्स LH तो कहता है कि मतलब ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको मेंटेन रखता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। तो मीन्स जो ये हार्मोन है ये किसकी तरह काम करता है, LH की तरह काम करता है। ठीक है, और जो LH का काम होता है वो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम को ही मेंटेन करेगा। ठीक है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो मीन्स उसमें से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमेशा ही सेक्रेट होते रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बना रहेगा, तो मीन्स एंडोमेट्रियम की लेयर भी जो है वो बनी ही रहेंगी। और एंडोमेट्रियम की लेयर जब बनी रहेंगी तो उसमें जो बेबी है वो भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगर एंडोमेट्रियम की लेयर गिर गई तो बेबी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इस एंडोमेट्रियम की लेयर को एज इट इज़ रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा आफ्टर प्रेगनेंसी, ये HCG। नाउ एम आई क्लियर, हो गया, इतना सबको समझ में आ गया ना। तो आई होप मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 28 डेज़ का होता है, बट ये वीमेंस टू वीमेन क्या होता है, वेरी होता है। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कैसे है, कैसे क्या क्या होता है, एंड हार्मोनल उसमें क्या कंट्रोल होता है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें रह गई हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, जब प्यूबर्टी की टाइम पर फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फर्स्ट ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसे हम कहते हैं मेनार्के, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, और ये होगा कब, एट प्यूबर्टी। ठीक है, कब होगा, प्यूबर्टी। एंड सेकंड चीज़, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, लास्ट MC, जो ये भी वीमेंस टू वीमेंस वेरी करता है, बट अगर एवरेज लिया जाए तो 45 to 50 ईयर में ये मेनोपॉज हो जाता है। मीन्स वहाँ पर ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर बनना बंद हो जाएगा, एंड आप ये जो फ्लूइड जो है, ब्लीडिंग जो हो रही है वो भी नहीं होती। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेनोपॉज। क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। तो आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया होगा। इसमें ओवरी में अलग फेजेस चलती हैं और यूट्रस में अलग फेजेस चलती हैं। जो फॉलिकुलर फेज़ है वो आपकी ओवेरियन इवेंट्स हैं, जबकि आपके यूट्रस इवेंट के हैं नीचे वाले, यानी कि प्रोलिफेरेटिव जो फेज़ है आपके यहाँ चलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ ओव्यूलेशन का काम चलेगा, यहाँ पे एंडोमेट्रियल लेयर बनने का काम चलेगा। फिर उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होने का काम करेगा, और यहाँ एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है, लिक्विड की फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट होता है, और ये हर मंथ चलता रहता है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को कम्प्लीटली क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा फर्टिलाइजेशन। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।